आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो 498 के एक केसेस होते हैं, ये विवाह के कितने समय बाद तक दर्ज कराए जा सकते हैं। आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं इस पॉइंट पर कि मैम ये बताइए कि विवाह के शादी के कितने साल बाद तक एक महिला 498 का केस करवा सकती है। तो आज का ये जो वीडियो होगा ये इसी से संबंधित होगा। हमारी जो एक सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता है, उसकी एक धारा है, धारा 468। वो बात करती है लिमिटेशन पीरियड की। वो ये बताती है कि कब एक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं, और वहाँ पर एक 3 साल के टाइम पीरियड को एक बताया गया है। तो बहुत लोगों का ये कहना होता है कि 3 साल बाद इस तरह के केसेस नहीं दर्ज कराए जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि 3 साल बाद इस तरह के केसेस दर्ज नहीं कराए जा सकते, तो अगर कोई ऐसा केस दर्ज होता है तो वो खारिज हो जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसके भुक्तभोगी होंगे, जिनके विवाह को आज 7 साल, 8 साल या 10 साल, 12 साल भी बहुत जगह में ये देखा जाता है कि बहुत से ऐसे कपल हैं जिनकी मैरिज को बहुत समय बीत गया है और उसके बाद फिर उनकी वाइफ जाती है, धारा 498 का केस करवाती है और उस केस पर संज्ञान भी कोर्ट में लिया जाता है। जब केस जाता है सेशन कोर्ट में तो उस पर संज्ञान भी मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाता है। तो अगर हमारी धारा 468 इस बात को मना करती है कि 3 साल बाद ऐसे मामलों पर संज्ञान नहीं लेना है, तो फिर किस तरह से संज्ञान लेते हैं? तो देखिए, इसके लिए आपको एक पॉइंट आपका हम क्लियर कर दें कि ये जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू जो प्रताड़ना का केस होता है, तो उसमें उसके इस एक्ट को बनाए जाने की सबसे बड़ी इसकी जो प्रायोरिटी थी, मतलब इस एक्ट को क्यों बनाया गया, तो इस एक्ट को इस वजह से ही बनाया गया था कि जो महिला है उसको अगर उसके ससुराल में किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके पास एक अधिकार होना चाहिए, जिस अधिकार के वो बदौलत कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, जिस अधिकार के बदौलत वो खुद को सिक्योर रख सकती है अपने ससुराल में। तो इस धारा को बनाए जाने का, इस एक्ट को बनाए जाने का ये एकमात्र रीज़न था। अब इसमें अगर हम 3 साल की लिमिटेशन लगा देते हैं तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि एक महिला को विवाह के 3 साल तक ही प्रताड़ित किया जाए। ऐसा संभव नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो 498 के केसेस होते हैं ये पूरी तरीके से झूठ पे आधारित नहीं होते। बहुत सारे ऐसे भी ससुराल हैं जहां पर एक महिला को, एक बहू को, एक पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप जो प्रताड़ना दे रहे हैं वो शारीरिक ही हो, वो मानसिक भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक महिला प्रताड़ित हो रही है विवाह के 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद, या हम 10 साल बाद भी देखते हैं कि महिला प्रताड़ित होती है, तो क्या उसके लिए कोई उसके पास अधिकार नहीं होंगे? तो इसका जवाब आपको हमेशा नेगेटिव में मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि उस महिला के पास कोई अधिकार नहीं होंगे। वो महिला जाएगी, कंप्लेन करेगी थाने में, थाने से मीडिएशन होगा, मीडिएशन के बाद भी अगर आप दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में मामला नहीं सुलझता है, आप दोनों के बीच में समझौता नहीं हो जाता, तो वो जो कंप्लेन होगी वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वो कन्वर्ट हो जाती है तो उसके बाद चार्जशीट लगती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट लगाने के बाद फिर वो मामला जाएगा कोर्ट में और कोर्ट केस चलेगा। तो यहाँ आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि 3 साल के बाद भी ऐसे मामले दर्ज होते हैं। लेकिन अभी आपको इस वीडियो में आपको एक पॉइंट और बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इस पॉइंट को मुद्दा बना करके अपने एफआईआर को, अपने केस को ख़त्म करवा सकते हैं। अपने केस को आप वहीं से रद्द करवा सकते हैं, इस धारा को आप किस तरीके से हटवा सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब 498 का केस लगता है तो उसके साथ ही साथ में धारा 406 और धारा 34 को भी लगाया जाता है। मतलब जो अपराध बनता है, पुलिस वाले जो चार्जशीट लगाते हैं तो उसमें आपके ऊपर जो आरोप बनते हैं वो धारा 498, धारा 406 और धारा 34, इतने आरोप बनते हैं। आपके ऊपर अगर एफआईआर वगैरह हुई होगी तो आपको पता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके ऊपर कौन कौन से आपके केस में कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं। तो जब ये इन धाराओं पे जब केस होता है तो अधिकतर करके ये केस पति के ऊपर, सास के ऊपर, ससुर के ऊपर और ननद और नंदोई को, तो अगर वो हैं तो उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं बख्शा जाता है। वो चाहे उनकी कोई गलती हो चाहे ना हो, उनका नाम तो जरूर डाला जाता है। ये एक, हम कह लें कि ये एक रिवाज चला आ रहा है। तो
जब ऐसे केसेस होते हैं और आपके ऊपर अगर इस तरह के चार्जेस बने हुए हैं, तो सबसे पहले तो पुलिस क्या देखती है कि पुलिस ये देखती है कि जो ननद और नंदोई का जो नाम डाला गया है, वो ननद और नंदोई कहाँ रहते हैं, एक्चुअल में उनकी प्रेजेंस है कि नहीं है इस जगह पे। तो अगर पुलिस वाले ये पाते हैं कि नहीं और वो बहुत दूर रहते हैं, घर से बहुत दूर हैं और इस तरह की प्रताड़ना करना उनके लिए संभव नहीं है, तो वहाँ पे ही पुलिस वालों के द्वारा ही उनका नाम एफआईआर में से निकाल दिया जाता है। अब रही बात सास और ससुर की, सास को तो फंसाया जाता ही है, सास का नाम तो डलवाना वो तो कंपलसरी हो जाता है। तो सास की अगर बात आती है तो सास के ऊपर केस चलता है, पति के ऊपर चलता है, और अगर ससुर जी भी हैं तो ससुर जी के ऊपर केस चलता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब सेशन कोर्ट में हमारा केस चलता है तो उस पर या तो डेट पे डेट पड़ती रहती है, और या फिर जो उस पर ऑर्डर पास होता है वो हमेशा मैक्सिमम करके वो जो भी केस जो चल रहा है उसका जो फाइनल रिपोर्ट होती है, जो फाइनल ऑर्डर होता है, तो वो हम ये देखते हैं कि वो होता है फाइनल ऑर्डर आपकी लैंग्वेज में। वैसे कोर्ट की लैंग्वेज में सेशन कोर्ट का ऑर्डर कभी भी फाइनल ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि इसके बाद आपके पास अपील करने का ऑप्शन होता है। तो जो ये ऑर्डर होता है उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम करके पत्नी के फेवर में केस चला जाता है। आपने यहाँ पर ये जो 3 साल की लिमिटेशन पीरियड था, आपने उसका वहाँ पर संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि अगर आप वहाँ पर कहते भी तो हम यही देखते कि आपकी उस बात को वहाँ पर सुना नहीं जाता। कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर सेशन कोर्ट में मामला चल रहा है और वहाँ पर अगर इस पॉइंट को मुद्दा बनाया जाता है तो एफआईआर वहीं से, वो धारा वहाँ से हटा दी जाती है। लेकिन जो धारा 406 है, तो ये जो 406 का अपराध होता है वो इस तरीके का अपराध रहता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। ये जो अपराध है वो कॉन्टिन्यूअस चलने वाला है, कि निरंतर चलने वाली प्रकृति का अपराध है। क्योंकि 406 धारा क्या कहती है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को एक व्यक्ति के द्वारा जिस पर विश्वास करके उसके पास वो संपत्ति रखी गई है, उसे जबरदस्ती अपने पास रोक लिया जाता है। जैसे कि बहू है, अब बहू की का जो स्त्री धन है वो सास के पास है या तो उसके पति के पास है। अब क्या किया जा रहा है कि सास या पति के द्वारा, जिसके पास भी स्त्री धन है, उनके द्वारा उस धन को लौटाया नहीं जा रहा है। तो ऐसे में बहू ने क्या धारा लगा दी, उसने लगा दी 406 की धारा। तो ये जो संपत्ति का अपराध हो गया, जो कि आपने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है, ये निरंतर चलने वाले हैं। तो इस पर आप ये जो लिमिटेशन पीरियड है 3 साल का, इसका आप जिक्र नहीं कर सकते कि इस आधार पर इसको हम हटा सकते हैं, हटवा सकते हैं। तो 406 की बात तो हम यहाँ पर नहीं करते। लेकिन जब आपका सेशन कोर्ट से जब आपका केस फाइनल होता है, तो इसके बाद जब आप अपील करते हैं हाई कोर्ट में, आप जब अपील के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं सेशन कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो वहां पर आप ये जो 3 साल का पीरियड होता है कि आपके विवाह को 3 साल से ज़्यादा हो गया और उसके बाद फिर आपकी पत्नी के द्वारा ये आरोप लगाए गए, 498A की एफआईआर कराई गई है, तो आप इस आधार को आप वहां पर मेंशन करके और अपने एफआईआर में से आप 498 का जो आपके ऊपर चार्ज बना हुआ है वो आप खुद पर से, अपने माता पिता पर से आप हटवा सकते हैं। तो आप अगर हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में आप 498 के केस में, एक के केस में आप 3 साल के लिमिटेशन पीरियड को अगर वहां रखते हैं, 468 धारा 468 जो कहती है उस पॉइंट को अगर आप रखते हैं कुछ केस लॉ के साथ, तो आपकी ये जो धारा है 498 ये हाई कोर्ट के द्वारा हटा दी जाती है और इस पर जो भी आरोप लगता है, बनता है, उस आरोप से आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि 406 की, तो 406 3 साल के लिमिटेशन पीरियड का आप उसको बेस बना करके धारा 406 को आप नहीं खत्म करवा सकते हैं। तो ये बात हो गई कि 498A के केस क्यों ऐसा होता है कि जब हमारे यहाँ धारा 468 के कहने के बाद भी क्यों 3 साल बाद भी केस कोर्ट में केस पर संज्ञान लिया जाता है, और अगर लिया जाता है तो ऐसे केसेस में आप किस तरीके से दोष मुक्त हो सकते हैं, कैसे आप खुद पर 498A का जो आरोप लगा है उससे आप बच सकते हैं और इस धारा से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक छोटी सी जानकारी दी गई है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा आपको अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके